चलो देखो, ध्यान से देखो, हम लोग हाइड्रोजन के परमाणविक स्पेक्ट्रम पर, हमने कहा कि हाइड्रोजन के परमाणविक स्पेक्ट्रम पर जो कार्य किए, सर्वप्रथम हाइड्रोजन के परमाणविक स्पेक्ट्रम पर किसी विसर्जन नलिका में, क्या किसी विसर्जन नलिका में कम दाब पर निर्वात पंप की सहायता से हाइड्रोजन गैस का विद्युत विसर्जन कराया गया। बात को ध्यान से समझना, क्या हुआ भाई, हम ये बोले कि हाइड्रोजन का जो परमाणु स्पेक्ट्रम माने ढांचा, एक फ्रेम है ना, तो जो वैज्ञानिकों ने काम किया, लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, हुंड, हम्फरी, इन लोगों ने सर्वप्रथम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के श्रेणी पर काम किया, तो उससे पहले इसकी खोज कैसे हुई, ये आया सामने कैसे, तो हम लोग जे टॉमसन के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत को पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। जे टॉमसन ने क्या बोला, कहा कि किसी विसर्जन नलिका में, विसर्जन नलिका माने टेस्ट ट्यूब, किसी विसर्जन नलिका में कम दाब पर हाइड्रोजन गैस का निर्वात पंप की सहायता से विद्युत विसर्जन कराने पर उस विसर्जन नलिका में एक चमक उत्पन्न होती थी, है ना। और चमक जब उत्पन्न होती थी तो टॉमसन ने क्या किया, उस विद्युत विसर्जन को बंद कर दिया। इसके बाद जब विद्युत विसर्जन बंद हो गया तो देखा गया कि उसके कैथोड पर एक प्रदीप्ति उत्पन्न हो गई, एक चमक उत्पन्न हो रही थी, जिसे देखकर चूंकि वह कैथोड पर उत्पन्न हुआ, तो टॉमसन ने कहा कि यही क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन। उसी को बेस बनाकर, उसी को आधार बनाकर लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, हुंड और हम्फरी, इन लोगों ने उन किरणों की सहायता से, उसके निर्वात पंप की सहायता से इन लोगों ने किरणों का खोज किया। क्या खोज किया, उन्होंने कहा भाई कि अगर किसी भी श्रेणी के तरंग को, क्या 1/λ तरंग को, 1/λ मतलब तरंग दैर्घ्य, किसी भी श्रेणी के तरंग दैर्घ्य को आप जितना बढ़ाओगे उसकी तरंग संख्या उतनी ही क्या होती जाएगी भाई। पहला बात तो यह कहा, बात समझ में आया। पहली बात क्या कही गई, कहा गया कि आप किसी भी श्रेणी के तरंग दैर्घ्य को बढ़ाओगी उसका तरंग संख्या क्या होने लगेगा भाई, मतलब अगर ए अधिक हुआ तो ए क्या हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत है? उन्होंने इसके बाद कुछ नियम दिए। उन्होंने क्या कहा, श्रेणियों को संदर्भ में रखकर क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर 1/λ, ये क्या हो जाए RH, 1/λ बराबर RH। RH क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, जिसका मान 1.09675 × 10⁻5 प्रति सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 109,675, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, और प्रति मीटर में करोगे तो 10 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो बन जाएगा। उन्होंने क्या सूत्र दिया कि रिडबर्ग नियतांक RH बराबर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/1। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी की, लाइमन ने जो कहा, लाइमन ने कहा कि अगर मेरी पहली किरण को 1 रखते हो तो अन्य जितनी भी किरणें होंगी 1 से क्या होंगी, अधिक होंगी। देखो 1/λ बराबर RH, 1 का स्क्वायर किया, ये जो N2 आएगा सदैव 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो बड़ा है कि नहीं, 2 3 4 है। उसी तरह बामर ने कहा कि अगर पहली किरण 2 रखोगे तो जो दूसरी और तीसरी N2 में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी की जो रेखाएं आएंगी वह 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक आएगी। लाइमन ने सबसे पहले जिस किरण पर काम किया उसका क्या नाम है, परावैगनी।
परावैंगनी किरणों के बारे में आप लोग जानते हो, ये अल्ट्रावायलेट किरण अगर डायरेक्ट आपके चेहरे पर पड़ जाए तो आपको त्वचा कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। और बामर ने जिस किरण पर काम किया, दृश्य, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आंखों से अपने क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद पाश्चन साहब आए, उन्होंने कहा अगर N1 3 होगा तो N2 का मान सदैव 4, 5, 6 होगा। ब्रैकेट ने कहा अगर N1 4 होगा तो N2 का मान 5, 6, 7 होगा। थुंड ने कहा कि अगर N1 5 होगा तो N2 का मान 6, 7, 8 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक होगा। हम्फ्री ने कहा कि अगर 6 होगा तो N2 का मान क्या होगा, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इन्होंने जो किरणों के बारे में हमें बताया, परावैंगनी किरण के संदर्भ में लाइमन काम किए, बामर, दृश्य, पाश्चन, औरत और बाकी जितने लोग थे वह औरत किरणों पर बात किए। इसके पहले इन किरणों के बारे में बताया गया। इनकी जो तरंग दैर्ध्य की संख्या है, कितना कम कितना ज्यादा होगी तो वह किरण उत्पन्न होंगे। अगर 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग दैर्ध्य उत्पन्न हो रहा है तो हम समझ लेंगे कि वो कौन सी किरण है। और अगर 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है तो कौन किरण होगा। अगर इससे ज्यादा हो गया तरंग दैर्ध्य का मान तो वह कौन सी किरण में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? बताओ इसको अगर समझने में। इसके लिए मैंने फार्मूला लिखा है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। और कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो। औरत किरणें वो किरणें होती हैं जो हमारे ये जो औरत किरणें जिस पर पाश्चन ने काम किया, ये बड़ी निकटवर्ती किरणें होती है। निकटवर्ती किरणें मतलब हमारे इर्द गिर्द ही होती है। औरत किरणें हमारे इर्द गिर्द होती है, जैसे हमारे रिमोट में हो गया, वो तो हो गया औरत किरणें। जैसे रेडियो में, रेडियो अभी चालू करोगे तो वो किरणें आती हैं, बढ़ेंगी ना। FM चालू करो, देखो अभी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो किरण हमारे इर्द गिर्द ही क्या होती है, घूमती रहती है, जिस पर पाश्चन ने काम, बराबर। ये वाली किरण थोड़ा सा दूर होती है, ये तो निकट होती है, ये थोड़ा दूर होती है, कुछ दूर होती है हम लोगों से, ठीक है। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इन पर हम लोग कुछ श्रेणी का निर्माण करेंगे, कैसे रेखाओं को प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया तो आप नोट कर लो, नोट कर लिए हो। आगे वाले किरणों को देखो। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। N1 बराबर 1। इस पर लाइमन साहब ने जो कहा, लाइमन ने कहा कि अगर हम N1 को 1 रख दें, N1 को क्या रखें, 1 रखें, तो बाकी जो N2 किरणें होंगी, मतलब N1 क्या है, N1 क्या है, आपसे कोई पूछेगा कि N1 क्या है तो क्या कहोगे। N1 क्या है, यह इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक कक्षा होती है। N1 क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक कक्षा। और N2 क्या है, इलेक्ट्रॉन की अंतिम कक्षा है। N2 क्या है, अंतिम कक्षा है। तो N1 अगर हम 1 रख दें, क्या रख दें, अगर हम क्या रखें, इसको 1 रख दें, तो बाकी जितनी भी श्रेणियां होंगी 1 से अधिक होंगी। मतलब 2, 3, 4 होगी। देखो दिखाया गया उसमें श्रेणी, देखो आप जो बनाया गया दिखाया है इसमें 5, 'एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। देखो यह ऊपर इंफिनिटी दिखाया गया ना, अनंत। अगर बताया गया जो लाइमन श्रेणी के द्वारा बताया गया, लाइमन साहब के द्वारा, यह लाइमन श्रेणी है, लाइमन
लाइमन श्रेणी किस पर काम किया गया था भाई? लाइमन ने किस पर काम किया? लाइमन ने कहा कि अगर हम प्रारंभिक इलेक्ट्रॉन को अगर एक रख दें, N1 अगर एक हो तो N2 क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इसके बाद दूसरा आते हैं बामर। कौन है? बामर ने कहा कि अगर हम प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है अगर उसको 2 रखो, कितना रखो भाई? 2। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रख दो? 2 रखूं तो बाकी किरणें क्या होंगी भाई? 3। जो अंतिम किरणें होंगी 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। क्या भाई? और ये ऐसी किरणें हैं जो दिखेंगी, दृश्य किरणें, बामर ने कहा। बोलो कोई दिक्कत? बामर के बाद कौन है भाई? बामर के बाद कौन है? पास्चर। पास्चर ने क्या बोला कि अगर हम प्रारंभिक इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है अगर उसको 3 रख दूं, कितना रख दूं भाई? 3, तो जो अंतिम होगी वह क्या होगी? 4, 5, देखो 6, 7, 8 एंड सो ऑन। बोलो कोई दिक्कत? इसको किसने बोला? पास्चर। ये पास्चर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पास्चर ने किस पर काम किया? अवरक्त। और यह अवरक्त का होता है निकट में होता है, बाकी सब सुदूर होते हैं। यह निकटवर्ती होता है, बाकी सब क्या होते हैं? सुदूर होते हैं। इसके बाद पास्चर के बाद कौन है? पास्चर के बाद कौन है भाई? पास्चर के बाद ब्रैकेट श्रेणी। पास्चर के बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट ने क्या कहा भाई कि अगर प्रारंभिक किरण क्या हो जाए? 4 हो जाए तो अंतिम क्या होगी? 5, 6, 7, 8 और बोलो भाई, ऐसा बोला गया कि नहीं बोला गया? तो एक क्या हो गया हमारा? ये कौन थे? ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी श्रेणी? ब्रैकेट श्रेणी। ये जो सुदूर है, ये अवरक्त भी है, सुदूर है। ब्रैकेट श्रेणी या अवरक्त, सुदूर है। इसके बाद ब्रैकेट के बाद कौन है? फुंड। फुंड ने क्या कहा कि अगर हम N1 बराबर क्या रख दे? 5, तो N2 क्या हो जाएगा? 6, 7, 8 एंड सो ऑन। क्या हो जाएगा भाई? यह फुंड साहब ने बोला। फुंड से यह भी किस किरण पर काम किए? इसके बाद लास्ट में कौन है भाई? हम्फ्री। कौन है? हम्फ्री ने कहा कि अगर N1 बराबर क्या हो जाए भाई? 6, तो N2 7, 8 एंड सो ऑन। क्या हो जाएगा भाई? हम्फ्री श्रेणी। इस तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या किया गया भाई?
विस्तार किया गया। बात समझ में आ रही है? इस तरह क्या किया गया भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विस्तार किया गया और यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं। पर ध्यान देना आप लोग कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, इस हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक होती है। कितना होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा सदैव एक होती है, लेकिन इसमें स्पेक्ट्रम रेखाओं के बारे में बोला गया कि यह एक से क्या होते हैं, सदैव अधिक होते हैं। बात समझ रहे हो? जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्रदर्शित किया गया, चूंकि एक बात ध्यान में रहे कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी उपस्थित होती है? हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता ही है, लेकिन जो स्पेक्ट्रम श्रेणियां ये बनाई गई, ये जो स्पेक्ट्रम श्रेणियां बनाई गई, इनमें एक से अधिक रेखाएं उपस्थित होती हैं। देखो है कि नहीं, एक से अधिक रेखाएं उपस्थित हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक है और रेखाएं क्या है, एक से अधिक उपस्थित हैं। तो इस कंडीशन में हमें यह भी पता है कि प्रत्येक रेखा एक निश्चित तरंग दैर्घ्य, ये भी ध्यान रख, जितनी भी रेखाएं हैं यह एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का उत्सर्जन, एक निश्चित प्रकाश के उत्सर्जन से बनती है। ये प्रत्येक जितनी भी रेखाएं हैं इनका एक पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य है। पर्टिकुलर क्या है? तरंग दैर्घ्य, उसी से ये क्या होती हैं, बनती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच, हम ये बात कह सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच हाइड्रोजन, जो दो रेखाओं के बीच हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उनके बीच में जो प्रकाश का उत्सर्जन अच्छे तरह से नहीं हो सकता है, और दो रेखाओं के बीच में, जैसे हमने मान लिया कि n1 बराबर 1 लिया, n2 क्या हो गया, 2 हो गया, तो दो रेखा हो गई। इन दो रेखाओं के बीच में सदैव हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं किया जा सकता है। यह बात भी ध्यान रखें, ठीक है? हाँ, चलो अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्वांटम संख्या, और क्वांटम संख्या विशेष तौर पर ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ।